महानगरों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर इंसान अपने में ही व्यस्त है। कसूर किसी का भी नहीं है, वक्त की कमी सभी को है और हर कोई दूसरे से न मिलने की शिकायत करता है। लेकिन व्यक्ति क्या खुद अपने गिरबान में झांककर स्वयं को देखता है कि वे खुद जो शिकायत कर रहा है, स्वयं कितना समय दूसरों के लिए निकाल पाता है। सुबह ऑफिस जाने के लिए सुभाष तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठे समाचार पत्र की सुर्खियों पर नजर डाल रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाकर उन्होंने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या भाषी है? एक अरसे के बाद भाषी शब्द सुनकर उन्हें अच्छा लगा और सोचने लगे कि कौन है भाषी कहने वाला। नजदीकी रिश्तेदार ही उन्हें भाषी कहते थे। तभी दूसरी तरफ की आवाज ने उनकी सोच को तोड़ा। क्या भाषी है? हाँ, मैं भाषी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आवाज पहचान नहीं सका। सुभाष ने प्रश्न किया। भाषी, तूने मुझे नहीं पहचाना? क्या बात करता है? मैं मेची। अरे मेची, कितने सालों बाद तेरी आवाज सुनाई दी है। कहाँ है तू? तेरी तो आवाज बिल्कुल बदल गई है। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, पर ये बता तू कहाँ है, कभी नजर ही नहीं आता। मेशी, तेरे से मिले तो एक जमाना हो गया। क्या कर रहा है? तेरे से ये उम्मीद ना थी भाषी, तू तो एकदम बेगाना हो गया है। मैंने सोचा कहीं तू विदेश तो नहीं चला गया है, लेकिन शुक्र है कि तू बदल गया, पर तेरा टेलीफोन नंबर नहीं बदला। क्या बात है मेशी, सालों बाद बात हो रही है और तू जली कटी सुना रहा है। भाषी, तू हरी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंचा। आज उसकी उठावनी है, इसलिए फोन कर रहा हूँ। शाम को 3 से 4 बजे का समय है। क्या बात कर रहा है? हरी का देहांत हो गया है? कब, कैसे हुआ? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। 4 दिन हो गए हैं। आज उसकी शोक सभा है। आना जरूर। कहाँ आऊं, पता तो बता। आज 10 साल बाद हमारे बीच बात हो रही है। ना पता बताकर राजी है, ना पहले बताया। बस गिले शिकवे कर रहा है। भाशी ने तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। मैशी ने अब उठावनी कहाँ होनी है उसका पता बताया। सुभाष की पत्नी सारिका रसोई में थी। टिफिन हाथ में लाकर बोली, ये लो अपना लंच। नाश्ता यहीं लेकर आऊं या डाइनिंग टेबल पर लगाऊं? टिफिन से लाया से खाना निकाल लो। आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेशी का फोन आया था, अभी उसी से बात कर रहा था। हरी का देहांत हो गया है, वहां जाना है क्या? सारिका से हैरानी से पूछा। आज शाम को हरी की उठावनी है। 4 दिन हो गए और हमें पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। इससे पहले सारिका कुछ और कहती। सुभाष ने कहा, रहने दे, हम क्यों अपना दिमाग और समय खराब करें। जब पता चल ही गया है तो हम अभी हरी के घर चलते हैं और शाम को उठावनी में भी चलेंगे। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर साथ चलते हैं। सारिका तैयार होने चली गई तो सुभाष अतीत में गुम हो गया। हरी, भाषी और मेशी तो उनके घर के नाम थे। तीनों ताऊ चाचा के लड़के थे। बचपन में सबके मकान एक साथ थे। तीनों की उम्र में 1-2 साल का अंतर ही था। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ना, खेलना। तीनों भाई ही नहीं, दोस्त भी थे। हरी यानी बिहारी, मेशी यानी रमेश और भाषी यानी सुभाष। तीनों बड़े हो गए, लेकिन बचपन के उनके नाम नहीं गए। बाहरी दुनिया के लिए वे भले ही बिहारी रमेश सुभाष हों, लेकिन एक दूसरे के लिए हरी, मेशी और भाषी ही थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हरी ताऊ जी की दुकान पर बैठ गया, रमेश चाचा जी की दुकान पर, और सुभाष ने नौकरी कर ली, क्योंकि उसके पिताजी का व्यापार नुकसान की वजह से बंद हो चुका था और बहनों की शादी के खर्च के बाद मकान भी बिक गया। सुभाष माँ बाप के साथ किराए के मकान में रहने लगा, तो वे दूर हो गए, फिर भी आपसी नजदीकी और मेलजोल पहले जैसा ही रहा। सुभाष की शादी सबसे पहले हुई, फिर रमेश की और सबसे बाद में बिहारी की। जहां सुभाष की पत्नी सारिका गरीब परिवार की थी, वहीं रमेश और बिहारी की शादियां बड़े व्यापारियों की बेटियों के साथ बहुत धूमधाम से हुई। अमीर घर की बेटियां सारिका से दूरी ही बनाए रखती थी, लेकिन घर के बुजुर्गों के रहते कुछ बोल नहीं पाती थी। समय बीतता गया। घर के बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद रमेश और बिहारी की पत्नियां सेठानी की पदवी पर पा गईं। उनके सामने सारिका का कोई पद नहीं था। नतीजन सुभाष और सारिका का बचपन के लंगोटिया मेशी हरी का साथ छूट गया। एक शहर में रहते हुए भी वे अनजान हो गए। आज के भौतिकवाद में हैसियत सिर्फ रुपये पैसों से तोली जाती है। सुभाष सोचने लगा, शायद 15 साल बीत गए होंगे मेशी और हरी से मिले हुए। शायद नाते रिश्ते भी सिर्फ पैसे ही देखते हैं। एक छोटी सी नौकरी करते हुए सुभाष बिहारी और रमेश के नजदीक ना आ सका। तभी सारिका की आवाज ने सुभाष को अतीत से वर्तमान में ला दिया।
कब चलना है? मैं तैयार हूँ। सुभाष व सारिका बाइक पर बैठ बिहारी हरि के मकान की ओर चल पड़े। सुभाष ने रमेश के से बिहारी के नए मकान का पता ले लिया था। सुभाष और सारिका जब बिहारी की कोठी के सामने पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर हैरान हो गए और उसके सामने उन्हें अपने 2 कमरे के फ्लैट का कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा था। वे हिम्मत करके अंदर जाने लगे तो बड़े से भव्य गेट पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया और विजिटर रजिस्टर पर नाम पता लिखवाया। फिर इंटरकॉम पर पूछकर इजाजत ली, तब कहीं अंदर जाने दिया। अंदर कुछ लोग पहले से ही बैठे थे जिन्हें सुभाष नहीं जानते थे। उन्हें कोई रिश्तेदार नजर नहीं आया। काफी देर तक वे बैठे रहे। जो लोग मिलने आ रहे थे उनके डिजिटल कैमरे से फोटो खींचकर एक लड़का अंदर जाता और फिर मिलने की इजाजत लेकर बरामदे में आता और अपने साथ अंदर छोड़कर आता। सुभाष ने बैठे नोट किया कि उस लड़के के पास रिवॉल्वर था। अपने भाई के देहांत पर अफसोस करने आए, मगर अफसोस का ये सिस्टम उनकी समझ से बाहर था कि क्यों आगंतुकों को एक एक करके अफसोस जाहिर करने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। आखिर 1 घंटे बाद सुभाष को अंदर भेजा गया। एक आलीशान कमरे में उसकी भाभी डोली सोफे पर अपने भाइयों के साथ बैठी थी। सोफे के दोनों कोनों पर 2 होकर विदेशी नस्ल के कुत्तों को देखकर सुभाष और सारिका ठिठक गए और दूर से ही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अफसोस जाहिर किया। सुभाष भी सारिका को घबराया देखकर डोली बोली, सारिका इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे नजदीक आओ। इन कुत्तों की वजह से थोड़ा डर। डोली कुछ सकुचा कर बोली, डरो मत, कुछ नहीं कहेंगे। सारिका नजदीक गई और दोनों देवरानी जेठानी गले मिलकर लो पड़ी। सुभाष ने डोली के भाइयों से पूछा, अचानक क्या हो गया? कोई खबर ही नहीं मिली। सब कैसे हुआ? बस क्या बताएं? समझ लीजिए कि समय आ गया था हमसे रुखसत लेने का। हम लोग भी कोई कारण नहीं जान पाए। जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है। ये उत्तर सुनकर सुभाष ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन देवरानी जिठानी आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। तभी डोली के छोटे भाई मोबाइल फोन बजा। वे किसी को कह रहा था, देख ये हमारी इज्जत का सवाल है, हर कीमत पर वे प्रॉपर्टी चाहिए। जीजा मर गया, उसके पीछे मालूम है ना तुझे, ये समझना पड़ेगा। देख टिंडे खोपड़ी में 6 के 6 उतार दूंगा। फोन पर भाई की बातचीत सुनते ही डोली बाथरूम का बहाना बनाकर दूसरे कमरे में चली गई और सुभाष सारिका ने मौके की नजाकत समझकर विदा ली। चुपचाप दोनों घर वापस आ गए। सुभाष ने टीवी चलाया लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा था। सुभाष ने सारिका से पूछा, क्या बातें कर रही थी देवरानी जिठानी? बात क्या करनी थी, बस इतना ही पूछा था कि क्या हुआ था। तूने तो पूछ ली भी लिया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। सुभाष ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ते हुए कहा, सारिका मुझे तो लगता है कि बिहारी किसी गैर कानूनी धंधे में लिप्त था, तभी तो उसने कुछ ही सालों में इतना कुछ कर लिया। और जिस तरह से फोन पर किसी को धमकाया जा रहा था, उससे मेरे विश्वास को और बल मिला है। पति की बात को काटते हुए सारिका ने कहा, छोड़ो इन बातों को, पहले आप पानी पी लो। हाथ में अभी भी गिलास थामा हुआ है। पानी पीकर सुभाष ने बात आगे जारी रखते हुए कहा, आखिर भाई था, जानने की उत्सुकता तो होती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जिस गली जाना नहीं वहां के बारे में क्या सोचना। भाई था, लेकिन 10 साल में उन्होंने एक भी दिन आपको याद किया क्या? सारिका ने कुछ व्यंग्यात्मक मुद्रा में कहा, छोड़ो इन बातों को, थोड़ा आराम कर लें, फिर दोपहर को उठावने में भी जाना है। इतना कहकर सारिका किचन में चली गई और सुभाष का मन सोचने लगा कि क्या रिश्ते केवल रुपयों पैसों तक ही सिमट कर रह गए हैं? बचपन का खेल क्या सिर्फ खेल ही था? शायद खेल ही था, वो अब समझ में आ रहा है। समझ में तो काफी साल पहले आ चुका था, लेकिन दिल नहीं मानता था। खाना लग गया। सारिका की आवाज सुनकर सुभाष हकीकत की धरातल पर आ गया। खाना खाते हुए उसने कहा, उठावनी में हमें बच्चों को भी ले चलना चाहिए। क्यों? सारिका ने आश्चर्य से पूछा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियों में हमारे साथ जाते हैं, गमी में भी जाना उन्हें सीखना चाहिए। समाज के नियम है, आज नहीं तो कल कभी तो उन्हें भी गमी में शरीक होना पड़ेगा। जब परिवार में एक गमी का मौका है तो हमारे साथ चलकर कुछ नियम कायदे सीख लेंगे। हमारे जाने से पहले वे आ गए तो जरूर साथ चलेंगे। दोनों बच्चे साक्षी और समीर कॉलेज से आ गए। सुभाष को देखकर बोले, क्या पापा आप घर में? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, तुम्हारे बिहारी ताऊ का देहांत हो गया है। आज दोपहर को उठावनी में जाना है, इसलिए आज ऑफिस नहीं जा सका। सुनो खाना खा लो, फिर हमको उठावनी में जाना है। क्या हमें भी?
दोनों बच्चे एक साथ बोले, हाँ बेटे, आप दोनों भी साथ चलो। हम वहाँ क्या करेंगे? साक्षी ने पूछा। शादी विवाह में हमारे साथ चलते हो, अब बड़े हो गए हो, कमी में भी जाना सीखो। सुभाष परिवार सहित समय से पहले ही शोक सभा स्थल पर पहुंच गए। सुबह ही की तरह सुरक्षा जांच के बाद हाल के अंदर गए। अंदर अभी कोई नहीं था। सुभाष का परिवार सबसे पहले पहुंचा था। कमाल है, घर वाले ही नदारद हैं। शोक सभा तो समय पर शुरू हो जाती है। कम से कम और उसके भाइयों को तो यहाँ होना ही चाहिए था। सोचते हुए सुभाष अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रमेश परिवार सहित पहुंचा। दोनों भाई गले मिले। मेशी, तू तो बहुत मोटा हो गया है, लाला बन गया है, क्या तोन बना रखी है। सुभाष की बातें सुनकर समीर और साक्षी हैरान होकर सारिका से पूछने लगे, माँ, ऐसे मौकों पर भी मजाक चलता है क्या? बस तुम दोनों चुपचाप देखते रहो। रमेश ने सुभाष को कोई उत्तर न देकर समीर साक्षी को देखकर पूछा, बच्चों से तो मिलवा यार, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। बच्चे तो हमने पहचानते भी नहीं होंगे, बड़े स्वीट बच्चे हैं तेरे। भाषी, तूने भी अपने को मेंटेन कर रखा है। भाभी जी भी स्लिम ट्रिम है। कुछ टिप्स बबीता को भी दो, इसकी कमर तो नजर ही नहीं आती है। पत्नी की तरफ इशारा करके मेशी ने कहा। यह सुनकर सभी हंस पड़े। तभी डोली, भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों ने हाल में प्रवेश किया। हंसी रोककर सभी ने हाथ जोड़कर सांत्वना प्रकट की। डोली ने वे समीर व साक्षी को देखकर उन्हें गले लगा लिया। सारिका के बच्चे कितने स्वीट हैं, किसी की नजर न लगे मेरे इन क्यूट बच्चों को। साक्षी परेशान होकर सोचने लगी कि डोली आंटी कैसी औरत है, इनका पति मर गया और ये शोक सभा में क्यूटनेस देखने में लगी है। तभी डोली के बड़े भाई ने कहा, बहना, ये कुत्ते का बच्चा टिंडा कहाँ है? मर गया है। गधे को पंडित लाने भेजा था, सुअर का फोन भी नहीं लग रहा है। ये सुनकर सुभाष तो मुस्कुरा दिया। समीर व साक्षी एकदम सन रह गए कि मौके की नजाकत को तो मृतक की पत्नी व साले ही नहीं समझ रहे हैं। तभी डोली के छोटे भाई का मोबाइल फोन बजा। फोन उसी टिंडे नाम के आदमी का था जिसको अभी भद्दी गालियां निकाली जा रही थी। अबे कहाँ मर गया टिंडे? छोटे भाई ने अभी इतना ही कहा था कि बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ से मोबाइल खींच लिया और चीख कर कहा, कुत्ते, यही से ट्रिगर दबा दूंगा। लेकिन दूसरे ही पल वे टिंडे को बधाई देने लगा। वेल डन टिंडा, तू जीनियस है, तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। आज तूने जीजाजी की शहादत बेकार नहीं जाने दी। वेल डन टिंडा। अच्छा पंडित, ठीक है। फोन काटकर बड़ा भाई टोली के गले लग गया। बेहना, उस हवेली का काम हो गया। टिंडे ने हवेली खाली करवा ली है। शाबाश भाई, टिंडे ने आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। खोटे सिक्के ने तो कमाल कर दिया। बहना, छोटा भाई बोला। अच्छा, बड़े बड़े पंडित को कौन ला रहा है? चिंता न कर, आलू पंडित ला रहा है, बस पहुंचता ही होगा। तभी एक मोटा आदमी पंडित के साथ आया। समीर और साक्षी उस मोटे आदमी को देखकर सोचने लगे, ये मोटा आदमी ही आलू होगा। पंडित के आने पर शोक सभा शुरू हो गई। रिवाज के अनुसार सभा स्थल दो भागों में बट गया। पुरुष एक और महिलाएं दूसरी ओर बैठ गई। जो डोली अभी तक स्वीटनेस क्यूटनेस ढूंढ रही थी, वही दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ये क्या मात्र दिखावा? पति मर गया, पत्नी को कोई अफसोस नहीं, सिर्फ बिरादरी के आगे झूठे आंसू। 1 घंटे तक पंडित की कथा चली, लेकिन समीर साक्षी केवल डोली आंटी और उनके भाइयों के आचरण को ही देखते रहे। पंडित ने क्या कथा की, उनको कुछ नहीं सुनाई दी। सुभाष का मन भी उचाट था। वे भी बिहारी के बारे में सोचते रहे कि उसकी मृत्यु सामान्य थी या कुछ और। खैर, 1 घंटे बाद शोभा समाप्त हुई। बिरादरी रुखसत होने लगी। सुभाष सभा स्थल से बाहर आ गए। वहां कुछ पुराने परिचित वर्षों बाद मिले तो थोड़ी बहुत जानकारी बिहारी के बारे में मिलती रही कि बिहारी कई गैर कानूनी धंधों में लिप्त था। 2 बार जेल की हवा भी खा चुका था, जहां उसकी मुलाकात शातिर अपराधियों से हुई और एक पुरानी हवेली पर कब्जे के कारण विरोधियों ने खाने में जहर दे दिया, जिसे फूड पॉइजनिंग का नाम देकर बिरादरी से छिपाया गया। उसी हवेली पर कब्जे का समाचार किसी टिंडे ने दिया था, जो सुभाष ने सुना था। इधर सुभाष पुरुषों के बीच में और उधर राधिका महिलाओं में व्यस्त थी, जहां गहनों डिजाइनों की बातें चल रही थी। शौक प्रकट कर दिया तो दुनियादारी की बातों का सिलसिला चल रहा था। सारिका, तूने तो अपने को मेंटेन करके रखा है, उम्र का पता ही नहीं चलता है। तेरे साथ तेरी लड़की को देखकर लगता है हमारी देवरानी हमारी उम्र की है।
बबीता ने साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, शादी कब कर रही है? शादी के इनाम पर साक्षी एकदम चौंक गई। ताऊ जी की शोक सभा पर शादी के रिश्ते की बात कर रही है। लोग क्या कुछ पल भी चुप नहीं रह सकते? वही राग। लेकिन सारिका ने धीरे से मुस्कुराकर बोली, दीदी अभी उम्र ही क्या है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। पहले पढ़ाई कर रहे, फिर नौकरी, फिर शादी की सोचेंगे। अभी कोई जल्दी नहीं है। पढ़ने से कौन रोक रहा है? अच्छा रिश्ता आए तो आंख बंद करके हाँ कर देनी चाहिए। बाद में उम्र ज्यादा हो जाए तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। मेरे भाई का लड़का एकदम तैयार है। अब तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। हमारे से भी ज्यादा काम है उसका। कहे तो बात चलाओ। कौन से भाई का लड़का, बड़े या छोटे का? सारिका पूछ बेटी। साक्षी मन ही मन जल बुन गई, पर कुछ बोल नहीं। बड़े भाई का बड़ा लड़का बचपन से ही जिसे गोलू कहते थे, याद होगा? बबीता बोली। अरे हाँ, याद आया। गोलू जैसा नाम था वैसा फुटबॉल की तरह गोल था। सारिका की बात बीच में काटते हुए बबीता ने कहा, अब तो जिम जाकर हैंडसम बन गया है, मिलेगी तो गश खा जाएगी। अभी नहीं दीदी, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, फिर अभी सुभाष को कोई जल्दी नहीं है। आजकल लड़कियां जॉब भी करती हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। इतने में रमेश कुछ और रिश्तेदारों के साथ आया। भाभी जी, आज हम कितने सालों बाद मिले हैं। भाशी कहाँ है? अरे वहां कोने में खड़ा है। भाशी इधर आ। रमेश की आवाज सुनकर समीर और साक्षी सोचने लगे कि पापा ने एक अलग ही दुनिया दिखाई है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यार भाशी देख, आज सभी भाई भाभी समेत बच्चों समेत जमा है। एक यादगार अवसर है। हम सब की एक साथ फोटो हो जाए, कहकर रमेश ने अपने बेटे को आवाज लगाई। जिम्मी, निकाल अपना नया मोबाइल और फोटो खींच। मोबाइल भी क्या चीज निकाली है, छोटा सा मोबाइल और दुनिया भर के फीचर्स। जिम्मी फोटो के साथ वीडियो भी बनाने लगा। सभागार के बाहर शोक का कोई माहौल नहीं था, एक पिकनिक सा माहौल था। कुछ देर बाद सबने विदा ली। घर आकर सुभाष टेलीविजन पर एक न्यूज चैनल देख रहे थे। समीर ने कहा, पापा ये अनुभवी जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। बेटे, मृत्यु जीवन का कटु सत्य है। किसी के जाने से संसार का कोई काम नहीं रुकता। हर तरह के लोग दुनिया में तुम्हें मिलेंगे। आज तुमने देखा कि पत्नी को पति की मृत्यु का कोई दुख नहीं था। शोक सभा एक पार्टी लग रही थी। कहीं ऐसा भी देखोगे कि पत्नी पति की मृत्यु पर टूट जाती है। जितने लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करोगे, उतनी ही दुनिया की गहराई को जान पाओगे। हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार जीने का मापदंड स्थापित करता है, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। बेटे में आज तक दुनियादारी नहीं समझ सका, ये एक विस्तृत विषय है। इसे समझने के लिए पूरा जीवन भी कम है। कि किताबों से बाहर निकलकर कुछ व्यवहारिक ज्ञान मिले, उसी उद्देश्य से तुम्हें वहां लेकर गए थे। कॉलेज के बाद असली जिंदगी शुरू होती है, जो रहस्यों से भरपूर है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इन रहस्यों को नहीं जान पाया है। हाँ, अपनी एक परिभाषा वे जरूर दे जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।